आइए आज हम लोग संपूर्ण भारत के बारे में कुछ परिचय लेते हैं। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, लिखा है कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। अब देखिए यहाँ पर सबसे मेन जो प्रश्न बन रहा है, बस आप लोग को सुनना है, जवाब देना है, जवाब देते रहिए। 75% क्वेश्चन याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो दक्षिण एशिया में जो स्थित भारतीय उपमहाद्वीप है, पहले उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए साउथ एशिया में यानी कि दक्षिण एशिया में जो स्थित है, आपको कौन कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी एशिया में जो आपको भारतीय महाद्वीप है वो आपको है पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। बताइए दक्षिण एशिया में जो स्थित है भारतीय उपमहाद्वीप वो कौन कौन सा है? पाकिस्तान। एक बार पुनः हम रटाते हैं। देखिए भारत पाकिस्तान तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच आपसी संघर्ष चलता रहता है। और तीसरा में ये भी याद हो जाएगा, भारत के ठीक सटे नेपाल भी है ना, तो ये नेपाल भी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया और नेपाल हो गया। और नेपाल का आदमी सब कैसा भूट होता है ना, इसलिए भूटान, ये भी याद हो गया। और इसके बाद भूटान के ठीक बगल में बंगाल है, तो इसलिए बांग्लादेश, ठीक है। तो बताइए आप कौन कौन सा देश है? पाकिस्तान। पहले भारत को याद कीजिए ना, जिस देश में आप रहते हैं। पहले भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर से बताइए, भारत, नेपाल, हाँ, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। बात समझ में आ गया? तो ये जो भारत के महाद्वीप हैं दक्षिण एशिया में, भारत दक्षिण एशिया में जो स्थित भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें सबसे बड़ा देश की अगर बात करें तो पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में और भारत में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। याद रखिएगा। अब क्वेश्चन शायद समझ में पूरा आ गया होगा। तो एक बार पुनः हम ये प्रश्न बताते हैं, दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप कौन कौन से हैं? अगर आपसे पूछे कि दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप कौन कौन से हैं, तो हम बोलेंगे भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। और पूछा कि इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। बात समझ में आया कि नहीं? अब ये बता दीजिए। तो अब ये बता दीजिए कि ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है भारत के किस एशिया में स्थित है? दक्षिण एशिया में किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में। एशिया के दक्षिणी भाग में यानी कि दक्षिणी एशिया में जो स्थित है वो आपको उसमें जो है सो पाकिस्तान, नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश, इसमें सबसे बड़ा जो है भारत है। फटाफट से अब एक बात बता दीजिए कि भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। और जैसा कि जानकारी होगा आपको, इसका प्राचीन नाम, इसका मतलब भारत का प्राचीन नाम, भारत का जो प्राचीन नाम है वो है आपको आर्यावर्त, है ना, आर्यावर्त और जम्मू द्वीप। आर्यावर्त और जम्मू द्वीप ना। एक गाना है लव कुश वाला, है ना, हम कथा सुनाते हैं, है ना, ऐसे करके, है ना, हाँ, राम शकल गुणगान की, है कि नहीं, ये रामायण है, ऐसे करके कुछ है। तो उसी में तुम इसको गौर से सुनना और उसमें आएगा आर्यावर्ते भारत खंडे, ऐसे करके आता है, तो उसमें गौर करना है। इसीलिए आर्यावर्त का नाम उसमें लिया गया है उस गीत में, ठीक है ना। तो आर्यावर्त जो है किसका नाम है? भारत का। भारत का पुराना नाम है, प्राचीन नाम, यानी कि भारत का पहला पुराना नाम जो था, क्या नाम था? आर्यावर्त। और इसके साथ साथ में आपको जम्मू द्वीप भी है, जम्मू द्वीप। तो बताइए भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त और जम्मू द्वीप। तो ये वाला गीत आप लोग सुन लीजिएगा, है कि नहीं, हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुणगान की। दीजिएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा कि आ जाएगा, फटाफट से इसको सुनिएगा, 2-4 क्वेश्चन इससे बन जाएगा आपको, ठीक है। तो बताइए भारत का प्राचीन नाम कौन सा है? आर्यावर्त। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है, यानी कि भारत के जो अधिकांश लोग हैं वो किस प्रजाति के हैं? तो काकेशियाई या काकेसाइड, बोलिएगा। काकेशियाई या काकेसाइड। काकेशियाई या काकेसाइड, कौन कौन सा बताइए? काकेशियाई या काकेसाइड। काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है, ठीक है ना। अधिकांश भारतीय जो है वह काके, वैसे भी भारत के लोग एक दूसरे को चच्चा को क्या बोलता है? काके नहीं बोलता है, काका काकी बोलता है। इसलिए याद रखिए काकेशियाई और काकेसाइड, यानी कि भारत के, देखिए प्रश्न को समझ लीजिए, भारत के
भारत के जो अधिकांश मानव की प्रजाति है वह कौन सी प्रजाति है? काकेशियाई और काकासाइड काकेसाइड, काकेशियाई और काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि अधिकांश भारतीय जो है वह किस प्रजाति से संबंधित है, तो काकेशियाई और काकेसाइड मानव प्रजाति से संबंधित है। बात समझ में आया? तो एक बार फटाफट से बता दीजिए कि भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यभट्ट जम्बूद्वीप। अगला है आपको, सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इंडिया कहा। अगर आपसे पूछे है ना कि सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईसाई ने। देखिए भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने कहा। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने। अगर आपसे पूछेगा कि जैसे कि आपको आपके बचपन का नाम एक निजामुद्दीन है और एक नाम जो है सो फसीउर है, बात समझ में आ रहा है? तो हम आपको पूछेंगे कि सबसे पहले आपका नाम फसीउर किसने रखा, तो कोई व्यक्ति का नाम होगा। उसी तरह से भारत का नाम सबसे पहले हिंदुस्तान करके उच्चारण किया। हमने क्या बताया? भारत का नाम हिंदुस्तान के रूप में जो उच्चारण किया वो सबसे पहले किया है ईरानियों ने किया। किसने किया है? ईरानियों ने। क्या कहा? भारत को क्या भारत कहा? का हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। किस मूवी में कहा था बताइए तो? ऐसे नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद गदर में कहता है, ठीक है ना? तो फिर कहता है इसको कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर इसको कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन ये पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है? नहीं कहता है। तो कहने का मतलब ये है, तो बताइए भारत को हिंदुस्तान सबसे पहले किसने कहा था? अगर वहीं अगला प्रश्न आ जाए कि भारत को इंडिया किसने कहा था सबसे पहले? यूनानियों ने। देखिए अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो कहा था सबसे पहले वो यूनानियों ने कहा था। इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने। और हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने। देखिए बताते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को नो ईर बहुत रहता है कि हमको पाकिस्तान हरा दिया। पाकिस्तान अगर धोखे से हरा दिया क्रिकेट में तो हिंदुस्तानी को क्या होता है? ईर हो जाता है, जिसके कारण से फिर अगली बार अच्छा से खेलता है और फिर पाकिस्तान को हरा देता है। तो इसलिए इस ट्रिक को आसानी से याद हो जाएगा आपको कि भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने। क्योंकि हिंदुस्तान को ईर रहता है। तो हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने। और इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। अब समझ में आ गया? चलिए यही बात था आपको। इसके बाद भारत के उत्तर में क्या है? नेपाल। ये बात पहले से ही पढ़ा रहे हैं, और साथ में भूटान भी है और चीन भी है। तो बताइए भारत के उत्तर में कौन कौन सा देश? नेपाल, भूटान, चीन। नेपाल है, भूटान है और चीन है, ठीक है? नेपाल और भूटान और चीन है। हम ये चीन गए थे, यहाँ पर गए थे, भूटान और चीन के बॉर्डर पर गए थे। तो वहाँ से आपको जो है सो डेली जो है सो मतलब समझिए कि इतना बड़ा बड़ा घोड़ा, जितना बड़ा बोलते हैं ये रस्सी जहाँ तक है ना, या फिर ये कपड़ा है ना, उतना बड़ा बड़ा घोड़ा ट्रक पर लदा करके डेली जाता था। घोड़ा, तोप, ये सब गुजरता रहता हमेशा उस एरिया में। कभी मौका मिले तो आप लोग दार्जिलिंग जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा जगह है। वहाँ पर चीन का बॉर्डर, सिक्किम सब घूमने को मिला। सिक्किम इतना मतलब साफ जगह है और इतना शांत की मत पूछिए। सबसे छोटा राज्य है ना, पता है ना आप लोगों को? ठीक है। तो बताइए भारत के उत्तर में क्या सब है? नेपाल, भूटान, चीन। नेपाल, भूटान और चीन है। वहीं अगर हम दक्षिण की बात करें तो भारत के दक्षिण में क्या है? श्रीलंका, हिंद महासागर। श्रीलंका है और हिंद महासागर। हिंद महासागर तो आपको पहले से पता होगा, और श्रीलंका भी आपको जरूर पता होगा। कैसे वो बता देते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि श्रीलंका किधर है, ठीक है ना? तो सबसे पहले उत्तर में नेपाल तो आपको पहले से पता है, और उत्तर में और क्या देखे आप लोग? नेपाल देखे, भूटान और चीन देखे। यानी कि ये जो उत्तरी एरिया भारत का नक्शा है, ये उत्तरी एरिया में आपको नेपाल है, भूटान है और चीन है। और उत्तर के ठीक अपोजिट यानी कि नीचे आपको दक्षिण में अभी आप क्या पढ़े थे? एक पढ़े थे हिंद महासागर और दूसरा पढ़े थे श्रीलंका। तो ये जो देखिए ये भारत के ठीक सटा हुआ है ना, ये छोटा सा देश है। और ये क्या है? ये आपको श्रीलंका है। ये जो देख रहे हैं पोजीशन और बड़ा करके जरा दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए ये श्रीलंका है। ये जो नीचे में तो ठीक नीचे ना है, ये कहाँ है? ठीक नीचे में है। तो ये देखिए आप भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, और ये आपको दक्षिण में जो है सो ये श्रीलंका है, ठीक है? दक्षिण में क्या है? श्रीलंका। तो हमको लगता है कि आप भूलिएगा नहीं, सबसे नीचे में ये रहता है किनारा पर आपको, ठीक है ना? तो दक्षिण में क्या सब है? श्रीलंका और हिंद महासागर है।
तो समझ में आ गया ना, भारत के दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर। अब तो नहीं भूलिएगा हमको लगता है। चलिए भारत के पूर्व में बात करें तो बांग्लादेश है। भारत के पूर्व में क्या है? बांग्लादेश है। वही आपको म्यांमार है और बंगाल की खाड़ी भी। देखिए पूर्व में बंगाल की खाड़ी आप लोग जानते होंगे। जब आप गौर कीजिएगा, गांव घर के लोग अक्सर इस वर्ड का यूज करते हैं कि पूर्वा हवा चल रहा है जी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो पूर्वा हवा चलता है तो बताइए आप लोग, ठंडा लगता है कि गर्मी लगता है? ठंडा लगता है। पूर्वा हवा चलता है तो ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में जो वहाँ पर नदी सब, सागर सब है, उस उछलता है। पूरे में बंगाल की खाड़ी है। जब पूर्वा चलता है, बाई मिस्टेक बोल दिए, पूरे बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी जो है तो पूर्वा जब चलता है ना तो क्या होता है कि आपको जो है सो मतलब गर्म लगता है। और जब पछिया चलता है तो पश्चिम चलने के बाद जो है सो आपको ठंडा महसूस है। क्यों? क्योंकि पश्चिम में अरब सागर है। तो पश्चिम से जो हवा आता है तो अरब सागर यानी कि समुद्र वाला हवा आता है। तो समुद्र वाला हवा जो आता है तो कैसा लगेगा? ठंडा ना लगेगा। अरे अगर तालाब के अगल बगल में आपका घर होगा तो वहां से जो हवा निकलेगा वो कैसा निकलेगा? ठंडा। उसी तरह से पश्चिम में अरब सागर है, इसलिए पछिया हवा कभी बहे तो कैसा मन लगता है? ठंडा। और पूर्वा हवा बहे तो कैसा लगता है? गर्म लगता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखेगा। इसलिए गाँव घर में लोग बोलता है कि लगता है कि पछिया, गेहूँ काटने के समय बताओ, अगर गेहूँ का दौनी करना है तो पूर्वा अच्छा कि पछिया अच्छा है? पूर्वा अच्छा है। अगर पछिया बह गया तो गेहूँ कैसा हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बात ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो पूर्वा हवा में क्या लगेगा? गर्म, क्योंकि पूरा में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। अरब से जो आपको ये सागर से जो हवा आएगा तो ठंडा ठंडा आएगा। इसलिए पछिया बहेगा तो ठंडा लगेगा, पूर्वा बहेगा तो गर्मी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं? तो पेड़ पौधा को देखिएगा, अगर पत्ता पूरब की ओर जा रहा है तो समझ लीजिए कि पूर्वा हवा चल रहा है। पश्चिम की ओर जा रहा है तो पश्चिम की ओर है ना, पश्चिम हवा चल रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, हिंद महासागर का नामकरण किया गया। सही बात है, भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर सागर का नाम रखा गया है। सागर का मतलब समुद्र है ना। और बताइए कौन सा ऐसा देश है जिसका नाम आपको जो है ना, बताइए कौन सा ऐसा देश है जिसके नाम पर जो है सो सागर का नाम रखा गया है? भारत। अब भारत का कौन सा नाम है? तो हिंद से हिंदुस्तान। तो बताइए भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने। और इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने। बहुत अच्छा, ठीक है। तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर है ना। और कौन सा महासागर? हिंद महासागर का नामकरण किया गया। बात समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अगला है आपका हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर। देखिए हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र और 7 समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है। देखिए मोस्ट वीआईपी प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि 7 समुद्रों की कुंजी किसको कहा जाता है? हिंद महासागर को। बताइए 7 समुद्रों की कुंजी किसको कहा जाता है? हिंद महासागर को। हिंद महासागर को कहा जाता है। याद रखिएगा 7 समुद्रों की कुंजी हिंद महासागर को कहा जाता है। और हिंद महासागर का दूसरा नाम जो है वो रत्नाकर भी है। क्या है? रत्नाकर। बताइए रत्नाकर कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है ना, स्वर संधि का उदाहरण है। तो दीर्घ स्वर संधि हुआ ना, स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि हुआ। ठीक है। तो हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? रत्नाकर है। और इसका अन्य नाम रत्नाकर है और इसके साथ साथ में यह 7 समुद्रों की कुंजी भी इसको कहा जाता है। मतलब 7 को समुद्र में अगर जाना हो ना तो एक ही जगह पर अगर आप कूद जाइएगा तो 7 समुद्र का आपको जो है सो फल मिल जाएगा। 7 समुद्र वाले जगह पर समझिए पहुंच जाइएगा। एक रोड है ना जैसे जीटी रोड, जैसे जीटी रोड पर आप जाइएगा तो 4 जगह जा सकते हैं। कहाँ कहाँ पता है? जीटी रोड जो है इससे ये 4 रास्ते को जोड़ती है। उसी तरह से ये जो हिंद महासागर है इससे 7 सागर में प्रवेश करने का द्वार समझिए यहाँ से खुलता होगा। इसलिए इसका नाम जो है सो 7 समुद्रों की कुंजी कहा है। तो बताइए 7 समुद्रों की कुंजी किसको कहा जाता है? हिंद महासागर को। ऐसा कौन सा देश है जिस देश के नाम पर सागर का नाम रखा गया? भारत। तो भारत का कौन सा ऐसा नाम है बताइए? हिंद। और हिंद से हो गया हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक है। तो बताइए हिंद महासागर जो है वह भारत के किस दिशा में है? हिंद महासागर पश्चिम। चलिए ये सोच के आप लोग बताइएगा। तो बता ही दें
तो हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग जो है क्या है? अरब सागर। यानी हिंद महासागर है ना, इसके पश्चिम में जो भाग है उसको अरब सागर कहते हैं। तो भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर। ये अरब सागर है, और इस अरब सागर के कारण से हम लोग को जो हवा बहता है वो हवा कैसा लगता है? ठंडा। ठंडा लगता है। एवं पूर्वी भाग जो है वो बंगाल की खाड़ी है। पूर्व की भाग जो है वो क्या है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिमी भाग जो है वो क्या है? अरब सागर। अरब सागर। पश्चिमी भाग जो है वो क्या है? अरब सागर। अरब सागर है। बात समझ में कुछ आ रहा है? हिंद महासागर का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम का भाग अरब सागर। चलिए, पश्चिम में है सागर। वैसे भी सोच लीजिए, ऐसा सोच लीजिए, इस क्वेश्चन को याद करने के लिए ऐसा सोच लीजिए कि देखिए, अगर ये भारत की चौहद्दी ही तो है, भारत के पश्चिम में जो है, पहले पूरब याद कर लीजिए, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अब भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। तो ऐसा सोच लीजिए कि आपका घर जो है ना वो भारत में है, ठीक है, और आपके घर के ठीक पश्चिम में जो है वो एक पोखर है, एक तालाब है। सोच लिए आपके घर के पश्चिम में क्या है? एक तालाब है। तो तालाब को मन में सोच लीजिए कि वो सागर है। तो सागर से याद हो जाएगा ना कि आपके घर के पश्चिम में क्या पोखर है? अरब सागर। पोखर मतलब आपके भारत देश के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, यानी कि अरब सागर है। और पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। बात समझ में आया कि नहीं ये बताइए आप लोग पहले। बात समझ में आ गया? चलिए आगे है, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। अब ये भी एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चीज़ को रटना पड़ेगा। भारत में समुद्र तल से जो औसत ऊंचाइयां हैं वह चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई के समुद्र तट से चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। इसको रटिए आप लोग। भारत में समुद्र तल से, बोलेगा, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। समुद्र तट से मापी जाती है। फिर से बोलिए, भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई। भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई। फिर इतना ही बोलिए, भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई। हाँ, भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। बोलिए तो, भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। चलिए, भारत में, अच्छा पहले ये बताइए कि भारत में समुद्र तल की ऊंचाई जो मापी जाती है किससे मापी जाती है? चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक पूर्वी राज्य, यानी कि भारत जो है ना, भारत देश, उसके सबसे पूरब में जो है सो आपको कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। बताइए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। कहाँ है? ईटानगर। अच्छा, पश्चिम में जो भारत के जो सबसे पश्चिम में है आपको गुजरात राज्य है। भारत के पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। अच्छा, उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर में आपको हिमाचल प्रदेश। उत्तर में क्या है? हिमाचल प्रदेश। और दक्षिण में क्या है? तमिलनाडु। देखिए, अभी आप लोग मूवी देखने अभी आप कौन सा मूवी पसंद करते हैं आप लोग ये बताइए। अभी जनरली लोग कौन सा मूवी पसंद करता है? साउथ का। साउथ नहीं बोलिए, साउथ का मतलब दक्षिण। क्यों ये दक्षिण का पसंद करते हैं? मतलब भारत के दक्षिण एरिया में जो है, दक्षिण एरिया में जो मूवी बनता है वो हम लोग पसंद करते हैं। तो देखिए, याद रखिए कि भारत के दक्षिण एरिया में क्या है? तमिलनाडु है, यानी कि चेन्नई है। क्या है? चेन्नई है। तो याद रखिएगा, भारत के दक्षिण में, ये तो नहीं भूलिएगा ना। अब साउथ मूवी जो हम लोग देखते हैं, तो साउथ का हिंदी क्या होता है? दक्षिण होता है, यानी कि दक्षिण मूवी जो बनता है वो आपको पसंद आता है। जैसे कि एक मूवी का नाम लेते हैं हम, नहीं वो जिसमें जो हाथी सब जो रहता है, बाहुबली है ना, जियो रे बाहुबली, ये वाला जो गाना है उसमें। तो कहने का मतलब दक्षिण भाग में है आपको तो साउथ मूवी जो है ना, साउथ को हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिण। तो दक्षिण मूवी कौन सा है? सॉरी, दक्षिण मूवी कर रहे हैं, मतलब दक्षिण एरिया कौन सा है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी आपको चेन्नई है। तो बताइए, भारत के सबसे पूर्व में क्या है? देखो, भारत के पूरब में है अरुणाचल प्रदेश। भारत के पूरब में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इसको ऐसे याद कर लो, तुम्हारे घर के पूरब में अरुण का घर है ना जी। तुम्हारे घर के पूरब में अरुण का घर है, इसलिए याद कर लो तुम्हारे घर के पूरब में, यानी कि भारत के पूरब में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और धीरे बोलो। और भारत के पश्चिम में क्या है? देखो, भारत के पश्चिम में क्या होता है? तुम्हारे यहाँ जो आदमी जब गुजर जाता है तो उसको पश्चिम में ही ना जलाने के लिए जाता है। तो इसलिए याद कर लो, जब गुजर जाएगा तो पश्चिम में जाएंगे, यानी कि भारत के पश्चिम में कौन सा राज्य? गुजरात। पूरब में क्या है? अरुण का घर, अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया। अब उत्तर में क्या है? तो देखो, उत्तर में है हिमाचल प्रदेश। उत्तर में क्या है? हिमाचल प्रदेश है। और दक्षिण में तुमको तमिलनाडु भी तो नहीं भूलोगे, क्योंकि साउथ मूवी के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये आपको तमिलनाडु दक्षिण में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है, देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख। लद्दाख कहाँ पर है? लेह लद्दाख। उत्तरी भारत, लेह लद्दाख कश्मीर में है। कहाँ पर है? कश्मीर में। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी, तो अभी कश्मीर देखे थे ना, ऊपर उत्तर में था,
देखे थे कि नहीं देखे थे भारत में? तो वही बात है, देश के केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे अधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है और दक्षिणी भाग में अंडमान और निकोबार है ना। दक्षिण भाग में क्या है? अंडमान और निकोबार है, और सबसे उत्तरी भाग में क्या है? तो लेह लद्दाख है। और लेह लद्दाख कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। लेह लद्दाख कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखना। तो बताओ देश के सबसे उत्तरी भाग में क्या है? लद्दाख। लेह लद्दाख है। तो इसको हम फिगर की दृष्टि से भी जरा आपको हम दिखाई देते हैं, ठीक है? तो इसको भी आप जान ही लीजिए। ये देखिए भारत का नक्शा है, और भारत के उत्तरी एरिया में है ना श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है? भारत के उत्तर में है कि नहीं है? बात समझ गए? तो ये चीज याद रखिएगा, उत्तर में आपको श्रीनगर है और श्रीनगर में ही पड़ता है आपको लेह लद्दाख, याद रखिएगा। ठीक है, तो बताइए देश के केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तर भाग में कौन है? लेह लद्दाख। और लेह लद्दाख कहाँ पर? कश्मीर में है। कश्मीर में। तो देख ही लिया ना, श्रीनगर था। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है। ठीक है, दक्षिण भाग में क्या है? दक्षिण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। चलिए अब जान लेते हैं भारत की स्थिति क्या है। भारत की मुख्य भूमि जो है 84 37 डिग्री 6, इसको याद रखिएगा। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो बताइए कि भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि है वो आपको उसकी स्थिति क्या है? तो ये याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। या फिर ऐसे याद रखिए 84 376 है कि नहीं, लेकिन उससे अच्छा ऐसे याद रखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। बोलिए 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये भारत की स्थिति हुई कि भारत यहाँ पर स्थित है इतना डिग्री पर, ठीक है ना। तो बताइए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। बात समझ गए? इसको याद रखना पड़ेगा। तो बताइए तो एक बार कि देश के केंद्रशासित प्रदेश कितने हैं? 7 हैं। तो केंद्रशासित प्रदेश में सबसे उत्तर भाग में कौन सा है? पूर्वी लेह लद्दाख। क्या है? और दक्षिण भाग में क्या है? अंडमान निकोबार। चलिए अगला है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। अगर बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार टोटल जो है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है ना। अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। साथ में अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इसमें अंतर कितने का है? तो याद रखिए अक्षांश और देशांतरीय विस्तार में अंतर है आपको 30 डिग्री का। कितना का अंतर है? 30 डिग्री का। और ये 2 लाइन आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत की अवस्थिति क्या है और इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। अगला है आपको बताइए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का है। चलिए तो बताइए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 भागों में बांटती है। हाँ बिल्कुल, अब ये याद रखिएगा कि कर्क रेखा जो है भारतीय भूमि का मतलब भारत की जितनी धरती है, स्थल है, उसको 2 भाग में बांटती है। कौन रेखा? कर्क रेखा भारत की भूमि को कितने भाग में बांटती है? 2 भागों में। 2 भागों में बांटती। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। और याद रखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है भारतीय भूभाग को 2 भागों में बांटती है और 2 बराबर भागों में बांटती है। भी याद रखिएगा 2 भागों में बांटती तो है लेकिन बराबर भागों में भी बांटती है। कौन रेखा? कर्क रेखा। अगला है कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। बोलिएगा मित्र पर गमछा झार। हाँ, मित्र पर गमछा झार। तो देखिए मी से हो गया आपको मिजोरम, त्र से हो गया आपको त्रिपुरा है ना, प से हो गया पश्चिम बंगाल और र से हो गया आपको राजस्थान। मित्र पर हो गया। इसके बाद है गमछा, तो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। तो बताइए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। अभी मित्र पहले बोलिए मित्र से हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, मित्र इसका पर तो प से हो गया पश्चिम बंगाल, से हो गया पश्चिम बंगाल और र से हो गया राजस्थान। मित्र पर हो गया। इसका गमछा तो ग से गुजरात, मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ है ना, इसका झारखंड। यानी कि बताइए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन राज्यों से? मिजोरम, त्रिपुरा,
पूरा गुजरात, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। बात समझ गए? तो याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़। चलिए अगला है, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में और न्यूनतम भाग राजस्थान में है। देखिए कर्क रेखा जो है ना, आपको कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। 8 राज्यों में मतलब कंछियाक निकला है, मतलब सबसे कम भाग कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम भाग कहाँ पर है? मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में है ना। सबसे अधिक भाग, सॉरी हाँ, सबसे अधिक भाग जो है वो आपको मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक भाग कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम जो है राजस्थान में। सबसे अधिक कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहाँ पर? राजस्थान में। बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। भोपाल। की राजधानी कहाँ है? जयपुर। बात समझ में रहा है? हाँ ठीक है। तो कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किधर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। सबसे कम राजस्थान। चलिए ये भी आप लोग समझ गए। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, यानी कि दक्षिणतम, भारत का सबसे दक्षिणी एरिया जो है, सबसे दक्षिणतम बिंदु को क्या कहता है? तो इंदिरा पॉइंट कहता है। ठीक है। और जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ना। सबसे दक्षिणतम बिंदु को क्या कहता है? तो इंदिरा पॉइंट कहता है। इंदिरा पॉइंट। और वो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर अवस्थित है? जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। चलिए आगे है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, तो ये कहाँ से गुजरती है? तो नैनी से गुजरती है। और ये बताइए नैनी कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड। नैनी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। नैनी मछली जो बोलते हैं जी, वो उसी के वहीं का प्रजाति है, उत्तराखंड का। नैनी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है। और भारत का मानक है ना, भारत का मानक समय रेखा माना गया है। भारत का मानक रेखा समय किसको माना गया है? तो बताइए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। सॉरी, प्रयागराज के नैनी से, यानी कि प्रयागराज कहाँ है? इलाहाबाद में है। ये नैनी के बारे में जो पता है, नैनीताल उत्तराखंड में। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। नैनी कहाँ पर है? उत्तराखंड। इलाहाबाद में। इलाहाबाद नैनी कहाँ पर है? में। इलाहाबाद में है। प्रयागराज इलाहाबाद में है। तो याद रखिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को जो प्रयागराज से गुजरती है उसको भारत का मानक समय रेखा माना गया है। बताइए अगर आपसे पूछे कि भारत का मानक समय रेखा किसको माना गया है, तो बोलेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। किसको? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। चलिए, जो ग्रीनविच माध्य समय GMT 5.5 घंटा आगे है। जो ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा जो है सो आपको आगे। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो बताइए अगर आपसे पूछे कि भारत का मानक समय किसको कहा गया है, तो बोलेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और जो कि कहाँ से गुजरती है? जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज से नैनी से गुजरती है। और भारत का मानक रेखा इसको माना गया है जो ग्रीनविच माध्य समय से, किससे? जो ग्रीनविच माध्य समय से, है ना। देखते हैं, ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। बात समझ में आ गया? ग्रीनविच माध्य समय से कितना है? 5.5 घंटा आपको आगे है। ये समझ में आ गया होगा। भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में, भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अब इसको भी जरा समझिएगा। भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में, इस लाइन को आपको याद रखना पड़ेगा। भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में, भारत के पूर्वी, इसको बोल के याद कीजिए, बोलिए। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितना का अंतर है? लगभग 2 घंटे का अंतर है। किसके बीच में 2 घंटे का अंतर है? भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में। भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में। किसमें? भारत के पूर्वी और पश्चिमी के समुद्र बिंदु के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटा का अंतर है। चलिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग भारत का मानक समय रेखा कहते थे। ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। एक है आपको उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश, यानी कि 3 को तो प्रदेश वाला हो गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है। और साथ में उड़ीसा,
तथा छत्तीसगढ़ होकर के गुजरती है। बताइए 82.5 डिग्री रेखा जो है वो कितने राज्यों से गुजरती है? 5 कौन-कौन राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इतने राज्यों से गुजरती है। क्या गुजरती है? 82.5 डिग्री 82 पूर्वी डिग्री देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। बात समझ में आ गया? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। देखिए अब भारतीय मानक समय रेखा क्या है? भारतीय मानक समय भारतीय रेखा। मानक समय रेखा और कर्क रेखा, दो रेखा की बात हो रही है। एक है कर्क रेखा और दूसरा है भारतीय मानक समय रेखा। छत्तीसगढ़ राज्य से होकर, छत्तीसगढ़ राज्य से सूरजपुर जिला में एक दूसरे को, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य से मतलब सूरजपुर जिला जो है वो किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ में है आपको सूरजपुर जिला। और ये सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है कौन कौन रेखा? तो भारतीय मानक रेखा, भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में। छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में। भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा ये छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को काटने का काम करती है। समझ में आ गया? चले इसके बाद है, भारत में 9 गो तटीय राज्य है। भारत में तटीय राज्य कितना है? 9। अब ये तटीय राज्य क्या होता है समझ लीजिए। जैसे कि मान के चलिए इतना दूर में समुद्र है। क्या है? समुद्र। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको मान लीजिए, ये जो आपको हम ये एक चित्र आकार बनाया है, इस आकार को आप मान लीजिए कि ये समुद्र है। ठीक है, ये क्या है? समुद्र है। अब मान के चलिए कि यहाँ पर एक राज्य है, 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 यहाँ पर एक राज्य है। तो इस तरह से जो है कुल मिलाकर के 9 गो तटीय राज्य कहा जो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो एक यहाँ पर दे दीजिए 7, यहाँ पर 8 और एगो 8 9, यानी कि समुद्र के तट के किनारे जो जो राज्य बसा हुआ है उसी को कहा जाता है तटीय राज्य। अब बात क्लियर हुआ कि नहीं? सो बता दीजिए। मान लीजिए जो आकार है वो समुद्र है और समुद्र के किनारे जो राज्य बसा हुआ है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? तटीय राज्य कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि तटीय राज्य के अंतर्गत क्या सब आता है। देखिए तटीय राज्य के अंतर्गत क्या सब आता है। सबसे पहले है गुजरात। अब बिल्कुल इसको याद रखना भी बहुत आसान है, क्योंकि समुद्र के तट के किनारे जो राज्य रहेगा गुजर जाएंगे, है ना, उसका कोई ठीक नहीं कि समुद्र में कब उफान आएगा, समुद्र में कब ज्वार भाटा आएगा और कब उसको लेकर के चला जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन कि नमक यात्रा जो शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था? गुजरात के दांडी से हुआ था। और नमक क्या चीज से निकल आता है? समुद्र से। तो याद अब समझ में आ गया होगा कि गुजरात राज्य किसके किनारे है? समुद्र के किनारे। के किनारे है। तो अभी जो संरचना के दृष्टि से आपको दिखाया था, रचना करके जो दिखाया था आकार, वो समुद्र था, समुद्र के किनारे था ना गुजरात। अब क्लियर हो गया ना आप लोगों को? गुजरात समुद्र के किनारे, ये क्लियर हो गया, इसलिए उसको तटीय राज्य कहा जाता है कि नहीं? और महाराष्ट्र, देखिए यहाँ एक गुजरात के साथ साथ में आप महाराष्ट्र भी आपको याद हो ही जाएगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा गुम। क्या याद रखिएगा? गुम। तो गुम से क्या हो गया? गु से गुजरात और मौ से महाराष्ट्र हो गया। दूसरा है आपको गोवा। देखिए गोवा जो है महाराष्ट्र के ठीक बगल में है और महाराष्ट्र में भी समुद्र देखने को मिलेगा और इसके बाद दोस्तों गोवा में भी समुद्र देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद है आपको कर्नाटक और केरल। कर्नाटक और केरल यहाँ भी आपको समुद्र है। इसका तमिलनाडु में तो समुद्र है ही। आंध्र प्रदेश में आपको तो पक्का पता होगा, कैसे बता देते हैं। अभी मार्केट में एक मछली आता है जो मरा हुआ मछली रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि अनहरा मछली है। अनहरा मछली नहीं रहता है, वो अनहरा आंख सुधाई देता है नहीं देता है सो वाला बात नहीं है। वह आंध्र प्रदेश से आता है, आंध्र प्रदेश के समुद्र से आता है वो, इसलिए उसको बोला जाता है अनहरा मछली। गाँव घर में लोग बोल देता है उसको अनहरा मछली, लेकिन वो रहता कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, इसलिए उसको आंध्र मछली नहीं बोल करके लोग आम भाषा में बोल देता है अनहरा मछली। कौन मछली? अनहरा मछली बोल देता है। तो बताइए, तो अभी आपको तटीय राज्य के अंतर्गत हम 2-3 याद करा दिए होंगे, प्रैक्टिकल के साथ बता दिए, क्योंकि महात्मा गांधी नमक कानून का उल्लंघन करके खुद से नमक निकालने का प्रयास किए थे। तो समुद्र था गुजरात में तभी तो तटीय राज्य के अंतर्गत क्या सब सीखे? एक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक है, फिर केरल है, आपको आंध्र प्रदेश तो याद ही रहेगा, भूल भी नहीं कीजिएगा। और इसके बाद आपको हो जाएगा तमिलनाडु, इसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी आपको आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि भारत के पश्चिम में जो है आपको अरब सागर है ना। जब ये सागर है तो सागर का मतलब क्या हुआ? समुद्र हुआ। तो इसलिए पश्चिम बंगाल भी याद रहेगा। और उड़ीसा में ही ना गंगा सागर है, जहाँ पर बाबा गए हुए थे। उड़ीसा में गंगा सागर, सब तीर्थ बार-बार और गंगा सागर एक बार। तो वहाँ पर गंगा सागर है, यानी कि समुद्र है। कहाँ पर? उड़ीसा में। इसी को पूरी भी कहा था, याद रखिएगा। उड़ीसा को क्या बुलाता है? पूरी। तो ये जो पूरी है,
पूरी मतलब वहाँ जगन्नाथ भगवान का मतलब मंदिर है, तीर्थ स्थान है, ठीक है। वहाँ पर एक बार ही जैसे मक्का मदीना एक बार जाया जाता है हज करने के लिए, दोबारा नहीं जाया जाता है, उसी तरह से गंगा सागर भी मात्र एक बार, जो बच के आ गया सो आ गया, जो मर गया सो उधर ही रह जाता है। बात समझ में आ गया? तो बताइए तटीय राज्य के अंदर क्या सब आया? जो पहले ड्रिंक वाला पहले गुजरात हो गया, सब गुम हो जाएगा। महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके बाद और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बस इतना ही है ना। और तमिलनाडु तो बोल दिए थे, तो ये आपको तटीय राज्य भी याद हो गया बड़ी आसानी से। चलिए, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है। अभी ये भी प्रश्न याद रखना पड़ेगा कि भारत के कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से किससे? अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है। कितने राज्य हैं? तो 16 राज्य है। 16 राज्य हैं जो आपको है ना 2 केंद्र शासित प्रदेश से और अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी हुई है, जिसमें सबसे लंबी सीमा जो है वह पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, ये प्रश्न एक बार पुनः क्लियर करते हैं। देखिए, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है। इसको याद रखना पड़ेगा। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है? 16 राज्य और कितने 2 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए आप लोग। केंद्र शासित प्रदेश जो होता है उस पर पीएम का शासन होता है। उस पर किसका शासन होता है? पीएम का शासन होता है, याद रखिएगा। उस पर राष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। तो कहता है कि सबसे ये 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। सबसे लंबी सीमा किसकी है? पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। इसके बाद चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चलिए, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ। केंद्र शासित प्रदेश जो है आपको 7 केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि अब बढ़ के 9 हो गया है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है पुदुचेरी की बात हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत ही आता है पुदुचेरी। 3 राज्यों में फैला हुआ है। मतलब पुदुचेरी जो है, मतलब ऐसा सोच लीजिए कि पुदुचेरी मतलब अगर कोई पात देगा ना तो वो 3 जगह पर फैल जाएगा। इसलिए याद कर लीजिए कि पुदुचेरी जो है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है? 3 राज्यों में फैला हुआ। पुदुचेरी जो है कितने राज्यों में फैला हुआ है? 3 राज्यों में है। एक जिला है जिसका जिला है आपको यनम, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ। पहले तो राज्य देख लीजिए कौन कौन राज्यों में फैला हुआ है। पुदुचेरी, तो पुदुचेरी फैला है एगो आंध्र प्रदेश में, एगो फैला है आपको तमिलनाडु में, और दूसरा फैला है केरल में। बात समझे? मतलब कि समझिए कि कोई आदमी पा देगा तो करेला के जैसे पा देगा, और वो जो पा देगा ना तो लोग अंधराइए जाएगा। तो इसलिए याद कर लीजिए केरल, करेला के जैसे इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद तमिलनाडु। बात समझ में आ गया ना। तो इसके बाद उसको कहेंगे कि तुम बहुत पाता, तुम डॉक्टर से मिलो, इसलिए तमिलनाडु हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि पुदुचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है? 3, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। डॉक्टर से मिलना, पहले करेला के जैसे पा देगा, फिर आपको जो है सो क्या होगा, आंध्र प्रदेश, इसका लोग अंधड़ा करके सीधे भागेगा ना, अंधड़ियों में भागता है लोग ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद उसको समझाएगा, सजेशन देगा कि तुम डॉक्टर से मिलो जाकर के, गैस बंद है, इसलिए तमिलनाडु हो जाएगा। अब यहाँ पर ये याद रखेंगे पुदुचेरी 3 राज्यों में तो फैला है, समझे। लेकिन आंध्र प्रदेश में किस जिला में थे? यनम जिला में, फिर तमिलनाडु के कराईकल और पुदुचेरी में, तमिलनाडु के कराईकल और पुदुचेरी में, और इसके अंदर केरल के माहे जिला में। मतलब माहे जिला जो है वो किस राज्य का जिला है? केरल के, ठीक है। चलिए बताइए कि केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। चलिए, भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंड लॉक्ड। रुद्ध का मतलब होता है विरोध, उसका अवरोध। भारत में कुल 20 राज्य है जो स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंड लॉक्ड है। इसमें 5 राज्य जो हैं जैसे कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड भू आवेष्टित है। क्या है? भू आवेष्टित है, और जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। जिसकी सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो भारत में कुल कितने राज्य स्थलबद्ध है? स्थलरुद्ध 20 राज्य। 20 राज्य जो है वो स्थलरुद्ध है। इनमें 5 राज्य जो है हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेष्टित है। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि स्थलबद्ध कितने राज्य हैं? 20 राज्य। उसमें से 5 राज्य जो है वो आपको भू आवेष्टित है। भू आवेष्टित है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है। ये हरियाणा जो है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश का जिला था, लेकिन ये एक राज्य बना दिया गया। ठीक है ना।
तो इसलिए अब 28 राज नहीं है, अब 29 राज हो गया भारत में। भारत में कितने राज हैं? 29 राज हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये इसकी सीमा जो है, सीमा मतलब बॉर्डर, इसका बॉर्डर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करती है। बात कुछ समझे? चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में जरा हम लोग जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों, जो कि 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। यानी कि देखिए उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को छूता है? 8 राज्यों को, 8 राज्य को छूता है और साथ में दिल्ली को भी छूता है। यानी कि सबका बॉर्डर जो है ना, सबका एक दूसरे से मिलता है। बताइए सबसे अधिक राज्य को छूने वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी। कौन है? आदित्यनाथ योगी जी हैं। अगला है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। और उत्तर प्रदेश का जो मतलब, जैसे मान के चलिए कि ये मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि ये आपको उत्तर प्रदेश है, और तो उत्तर प्रदेश में मतलब अधिक से अधिक बॉर्डर को छूता है आपको। जैसे इतना भाग है ना, मान लीजिए कि इतना भाग को छूने वाला जो है वो कौन है? तो मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश छूता है उसकी सीमा को, ठीक है ना। और सबसे कम आपको हिमाचल प्रदेश में है। नहीं समझे मेरा बात? मतलब उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, सीमा है, तो वो सीमा को सबसे ज़्यादा सटा हुआ, जैसे कि ये मध्य प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश है, तो ऐसे करके मान चलो यहाँ से सटना शुरू किया, तो ऐसे करके उसका दोनों सटा हुआ है। तो अधिक दूरी तक जो है किससे जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से। सबसे कम दूरी से सबसे कम आपको हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जाइएगा ना आप लोग, तो आपको बड़ा बड़ा सेब मिलेगा रोड के किनारे किनारे। अब बहुत ठंड पड़ता है वहाँ पर, वर्षा भी होता रहता है। बात समझ में आ रहा है? हम गए थे तो बरसे में हम पकड़ा गए थे, बात समझे। तो बड़ा बड़ा सेब सब रास्ता के किनारे मिलेगा आपको, लाल लाल। नहीं तोड़ सकते, सब पर बैन लगा हुआ रहता है, लेकिन महंगा भी उतना ही मिलेगा वहाँ पर। जो कहेगा सस्ता मिलेगा तो नहीं। तो बताइए हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। चलिए अब है भारत की प्रादेशिक जल सीमा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है। देखिए भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो आपको प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है, ठीक है। इस लाइन को छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। वैसे समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रदेश की सीमा, प्रादेशिक सीमा मतलब प्रदेश की सीमा, और यहाँ पर प्रदेश की जल सीमा की बात हो रही है, ठीक है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो तट मतलब समुद्र के तट से कितना किलोमीटर दूर है? 12 समुद्री मील है, और जिस पर भारत का अधिकार है। अब चलिए एक प्रश्न याद रखिए, मोस्ट बीबीआई, 1 समुद्री मील बराबर क्या होता है? तो 1.852 किलोमीटर। 1 समुद्री मील बराबर क्या होता है? 852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर। 1 समुद्री मील बराबर क्या होता है? 1.852 किलोमीटर। कहीं पर अगर पूछ दे कि 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, तो उसका भी आंसर वही हो जाएगा, 1.852 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होगा? 1.852 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बताइए 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होगा? 1.852 किलोमीटर। समुद्री मील बराबर क्या होगा? 1 यानी कि बात बराबर है ना, 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है। भारत का संलग्न क्षेत्र जो है वह तट से कितना समुद्री मील है? 24 समुद्री मील है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। बात समझ गए जी। एक बार पुनः इस प्रश्न को आपको बताते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से, भारत का जो संलग्न क्षेत्र है तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत को जो है वित्तीय अधिकार जो प्राप्त है और सीमा शुल्क वसूली के अधिकार भी प्राप्त है। तो कहाँ से कहाँ तक? देखिए भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है। अगर आपसे पूछे कि भारत का संलग्न क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो हम बोलेंगे कि तट से 24 समुद्री मील तक, तट से 24 समुद्री मील तक है, और जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। बात समझ में आ गया? यानी कि भारत का संलग्न क्षेत्र जो है वो तट से कितना मील तक है? 24 समुद्री मील। भारत का संलग्न क्षेत्र जो है वो तट से कितना मील तक है? 24 समुद्री मील तक है, और जिस पर भारत का क्या क्या अधिकार है? तो सीमा शुल्क वसूली का एवं वित्तीय अधिकार। सीमा शुल्क वसूली का और वित्तीय अधिकार। चलिए अब है भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र। चलिए अब बताएंगे आप लोग
भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से कितना समुद्री मील तक है? तो 200 समुद्री मील तक है ना। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो तट से कितना समुद्री मील तक है? 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों और समुद्री खनिजों के संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। मतलब क्या हुआ, यानी कि भारत के लोग जो है सो उस पर अनुसंधान कर सकते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो तट से कितना दूर तक है? 200 समुद्री मील तक है। कितना तक है? 200 समुद्री मील तक है। अगर आपसे पूछे कि अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? 200 समुद्री मील तक है, और जिस पर भारत को सागरीय जीवों मतलब कि समुद्र का जीव जो है उसको आप मार नहीं सकते हैं, उसको आप मतलब मछली नहीं मार सकते हैं बिना आदेश का। वही बात है कि सागरीय जीव, सागर का जीव, समुद्र में रहने वाला जीव कौन हुआ? मगरमच्छ, मछली हुआ, केचुआ हुआ, कछुआ हुआ, ये सब जो है तो सागरीय जीव। और समुद्र में जो खनिज है, खनिज का मतलब क्या होता है? समुद्र के खनिज का मतलब क्या हुआ? समुद्र के अंदर पेट्रोल, डीजल, ये सब जो निकालने का अधिकार प्राप्त है वह कहाँ से कहाँ तक? तो भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र है ना 200 समुद्री मील तक। कहाँ तक? भारत के अन्य क्षेत्र, हाँ, वो खनिज निकाल सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है और वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर सकता है। तो मतलब ये आपको तट से यानी कि समुद्र तट से कहाँ तक? 200 समुद्री मील तक। कहाँ तक? 200 समुद्री मील तक। चलिए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है, मतलब भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको हम लोग केटू के नाम से भी जानते हैं। तो बताइए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको केटू के नाम से भी जानते हैं, और जो काराकोरम श्रेणी यानी कि लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। काराकोरम श्रेणी जो कि लद्दाख में स्थित है। बताइए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन, जो कि केटू के नाम से है। केटू है, और वह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख कहाँ है? लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में है ना, श्रीनगर में है। चलिए अगला है कि धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। ये धनुषकोडी जो है आपको पंबन द्वीप और तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। बताइए, याद रखिएगा कि धनुषकोडी क्या है? तो यह एक शहर है, और यह कैसा शहर है? कहाँ का शहर है? तो पंबन द्वीप और तमिलनाडु राज्य का अंतिम शहर है। पंबन द्वीप, बोलिए पंबन द्वीप और तमिलनाडु राज्य का अंतिम शहर है। कौन सा क्षेत्र? धनुषकोडी जो है पंबन द्वीप और तमिलनाडु राज्य का अंतिम क्षेत्र है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आज हम लोग समापन करते हैं। यहाँ पर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और अगले दिन का हमारा टॉपिक होगा भारत के पड़ोसी देश और